सभी साथियों का टेक्निकल एक्सप्रेस में स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपके साथ CR चौधरी और वैद्युतीय मापक यंत्र की क्लास का तीसरा भाग मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले हम 2 भाग इसके पूरे कर चुके हैं। अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हैं तो मेरा सजेशन है कि आप पहले उन 2 वीडियो को देखिए, ताकि ये क्लास आपके समझने के लिए क्या है, थोड़ा सुलभ हो, आसान हो। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ मीटर्स बचे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको आज हम इसमें कवर करेंगे। आज सबसे पहले हम पावर फैक्टर मीटर से शुरू करते हैं। देखिए, पावर फैक्टर क्या होता है, आपको पता है। सिंगल फेज में आप पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है cos फाई बराबर W बटा E आई। W यानी कि वाट, और E यानी वोल्टेज, और I यानी कि धारा। वहीं 3 फेज की अगर बात करें तो उसमें होता है cos फाई बराबर W बटा √3 इंटू E आई। ठीक है। अब देखिए, ये हमें फॉर्मूला हमें पता है कि इसका ये फॉर्मूला होता है। देखिए, आपने किताबों में पढ़ा है कि पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति होती है। आपने ये भी पढ़ा है कि R बटा Z से पावर फैक्टर ज्ञात हो जाता है, G बटा Y से भी ज्ञात हो जाता है। तो अब मेनली इसका जो वास्तविक शक्ति क्या होती है और आभासी शक्ति क्या होती है, ये हम जानते हैं। देखिए, वास्तविक शक्ति वो शक्ति होती है जिसका उपकरण उपयोग कर पाता है। मतलब, अब क्या हम देते हैं जो वो शक्ति आभासी होती है या फिर वास्तविक होती है। देखिए, इसी प्रकार के जो परिपथ हैं, इनमें इंडक्टर या कैपेसिटर संयोजित करने से क्या होता है कि इंडक्टर या कैपेसिटर का ये गुण है कि वो धारा और वोल्टेज के मध्य अंतर पैदा कर देते हैं। इसी अंतर को ही फेज अंतराल या फिर जो कोस फाई है पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है। अब इस अंतराल की वजह से क्या होता है कि जो उपकरण को हम शक्ति देते हैं वह पूरी शक्ति को उपयोग नहीं कर पाता है, कुछ शक्ति का ह्रास हो जाता है। अब इस ह्रास के बाद जो शक्ति शेष बचती है उसी का ही उपकरण उपयोग कर पाता है, और यही शक्ति वास्तविक शक्ति कहलाती है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है वी आई इंटू कोस फाई। अब बात करते हैं आभासी शक्ति की। देखिए, आभासी शक्ति वह शक्ति होती है जो हम उपकरण को पूरी निरंतर दे रहे हैं। यह शक्ति हम जिस प्रकार डीसी परिपथों में मेजर करते हैं, यानी कि वी इंटू आई, इसमें कोस फाई को शामिल नहीं किया जाता है, यह शक्ति आभासी शक्ति होती है। लेकिन इंडक्टर या कैपेसिटर के संयोजित होने के कारण ये शक्ति उसे पूर्णतः मिल नहीं पाती है। ठीक है। और कुछ शक्ति का ह्रास हो जाता है और शेष बची शक्ति ही उपकरण उपयोग कर पाता है। अब बात करते हैं पावर फैक्टर मीटर के प्रकार की। देखिए, पावर फैक्टर मीटर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, दूसरा होता है 3 फेज पावर फैक्टर मीटर, और तीसरा होता है मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे कि सिंगल फेज पावर फैक्टर क्या होता है और 3 फेज पावर फैक्टर क्या होता है, और मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। तो अब सबसे पहले सिंगल फेज पावर फैक्टर की बात करते हैं। देखिए, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है कि इसमें 2 करंट कॉइल्स होती है। ये यहाँ पर करंट कॉइल है, एक ये यहाँ पे है, और 2 ही प्रेशर कॉइल होती है। ये यहाँ पे प्रेशर कॉइल है और दूसरी ये यहाँ पर प्रेशर कॉइल है। जो करंट कॉइल है ये फिक्स रहती है कि ये किसी प्रकार का मूव नहीं करती। ये केवल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए ही काम में आती है। अब मूविंग करती है प्रेशर कॉइल्स। इन दोनों प्रेशर कॉइल्स को एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 डिग्री के अंतराल पर इन दोनों के मध्य अंतराल रखा जाता है, और इनको आपस में एक स्पिंडल के साथ संयोजित करके एक स्पिंडल से जोड़ दिया जाता है, और इसी स्पिंडल के ऊपर एक पॉइंटर लगा दिया जाता है जो पैमाने पर मान को दर्शाता है। अब देखो, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पावर फैक्टर मीटर है वो श्रेणी समांतर मिश्रित यानी कि मिश्रित क्रम में संयोजित होता है। अब ये काम कैसे करता है, आओ इसको समझते हैं। देखिए, इसमें एक कॉइल के साथ आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्रतिरोध संयोजित है, और दूसरी कॉइल के साथ एक इंडक्टर संयोजित है। ठीक है। अब जब क्या होता है कि जब इससे जो स्रोत से इसको संयोजित करते हैं, तो अगर लोड जो है अगर इंडक्टिव है,
तो उसमें क्या होगा कि ये जो जो इंडक्टर के साथ जो जुड़ी कॉइल है ये इसको लेगिंग की तरफ मूव कराएगी, और अगर प्रतिरोधी प्रकार का है तो ये इसको एक के ऊपर, जो स्केल है पॉइंटर है, इसको एक के ऊपर ले आएगी। पावर फैक्टर का मान अधिकतम एक और न्यूनतम 0 होता है, ये आप सबको पता है। अब अगर कैपेसिटिव प्रकार का जो परिपथ है तो उसमें क्या होगा, ये इसको लीडिंग की तरफ स्केल को ले आएगी। अब इनमें अंतराल पैदा होने के कारण जो जो फिक्स कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र है और मूविंग कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र है, इनमें भी अंतराल पैदा हो जाता है। यानी फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल भी बोलते हैं और इसको वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। जो प्रेशर कॉइल है इसको वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। अब इनमें अंतराल पैदा हो जाता है। अगर अंतराल नहीं हो, यानी कि केवल रेसिस्टिव परिपथ हो, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों, ये भी इन फेज होगा, ये भी इन फेज होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये स्केल जो पॉइंटर है ये एक पर आ जाएगा स्केल के ऊपर। और अगर लीडिंग या लैगिंग प्रकार का जो अगर पावर फैक्टर होता है तो उसमें क्या होगा, ये इन फेज नहीं होंगे और ये एक दूसरे के जो है एक दूसरे से दूर विक्षेपित होंगे, और उसके साथ ये स्केल जो पॉइंटर जुड़ा है ये भी विक्षेपित होगा। अब इन जो मीटरों में क्या होता है, इनमें किसी प्रकार की बाल कमानी, स्प्रिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली जब अगर रेसिस्टिव प्रकार का परिपथ है तो ये संकेतक को अपने आप 0 पर ले आता है, और लीडिंग लैगिंग प्रकार का है ये अपने आप सेट कर लेते हैं। जिस प्रकार का अगर पावर फैक्टर है उसके हिसाब से ये अपने आप सेट हो जाता है। ठीक है, ये था सिंगल फेज प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। अब बात करते हैं 3 फेज की मीटर की। देखिए, जो 3 फेज प्रकार का पावर फैक्टर है ये सेम, इसकी संरचना बिल्कुल सिंगल फेज की जैसी है। इनमें फर्क इतना है कि इसमें 3 कॉइल से जो करंट कॉइल, 3 करंट कॉइल और 3 ही प्रेशर कॉइल काम मिली जाती है। ठीक है, तीनों प्रेशर कॉइल्स को एक जो चकती है और पॉइंटर के साथ इनको स्टार में संयोजित किया जाता है, और इनको एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के अंतराल पर रखा जाता है। सिंगल फेज में इनको 90 डिग्री के अंतराल पर रखा जा रहा था, और 3 फेज में इनको 120 डिग्री के अंतराल पर रखा जाता है। वहीं करंट कॉइल्स को भी 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित किया जाता है, और कार्य प्रणाली बिल्कुल सेम वैसी है जैसी सिंगल फेज की है। अभी हमने सिंगल फेज का पढ़ा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इनमें यहाँ पर सीटी या पीटी क्यों काम में ले रहे हैं। देखिए, सीटी या पीटी काम में लेने से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर उच्च मान की धारा है, ये जो डायग्राम है यहाँ पर उच्च मान की धारा है और उच्च मान का ही वोल्टेज है। अब ये जो उपकरण होते हैं ये जो उच्च मान की धारा या उच्च मान के विभव को सहन नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या होता है, स्टेप डाउन या स्टेप अप करके जो सीटी या पीटी वो क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन ही करते हैं, और एक रेशियो या अनुपात में करते हैं। तो उस रेशियो या अनुपात में बदल के इसका जो पावर फैक्टर है वो मेजर कर लिया जाता है, और किसी प्रकार का इनमें किसी प्रकार फर्क नहीं पड़ता है। और कार्य प्रणाली जो वही मान दर्शाएगा, मान में भी कोई फर्क नहीं आएगा कि हम अगर सीटी या पीटी काम में लेने से किसी प्रकार के मान में परिवर्तन आएगा, ऐसा भी नहीं होता है, मान वही रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं मूविंग आयरन प्रकार के पावर फैक्टर मीटर की। देखिए, ये डायग्राम हमने पहले भी पिछले में 3 फेज वाले में देखा है। ये 3 फेज में भी काम करता है, 3 फेज का है बेसिकली, लेकिन ये मूविंग आयरन प्रकार का मीटर भी है। देखिए, इसमें क्या होता है कि 3 करंट कॉइल है ये, जो एक दूसरे के 20 डिग्री पर आलेपित है, और ये चकती के नीचे प्रेशर कॉइल होती है। ठीक है, ये तीनों चारों कॉइलें फिक्स रहती है, ये मूव नहीं करती। मूव केवल ये डिस्क लगी है, चकती लगी है स्पिंडल के साथ, ये करती है। देखिए, ये मीटर है, ये संतुलित या असंतुलित दोनों प्रकार के लोड में काम में ले सकते हैं। इसमें 3 करंट कॉइल होती है, ये A1,
A1, A2 और A3, ये तीनों करंट कॉइल है। अब इनको हम फील्ड कॉइल्स भी बोल सकते हैं या फिर क्षेत्र कॉइल भी बोल सकते हैं। ये तीनों 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित होती है। अब ये जो मीटर होते हैं प्राय करंट जो सिटी ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे संयोजित किया जाता है। ठीक है। अब करंट कॉइल्स के बीचों बीच एक स्थिर कॉइल होती है। हमने बताया है कि स्थिर कॉइल कौन सी होती है? प्रेशर कॉइल। इसी को ही स्थिर बोलते हैं, इसकी को प्रेशर बोलते हैं। बेसिकली चारों स्थिर होती है। उन सभी मीटर में जो प्रेशर कॉइल है वो मूव कर रही थी, लेकिन इसमें स्थिर है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें केवल ये जो लोहे की शक्ति है ये मूव करेगी। अब क्या होता है कि ये जो प्रेशर कॉइल है ये एक उच्च मान की श्रेणी में प्रतिरोध के साथ दो फेजों के साथ संयोजित कर दी जाती है। इसकी सीरीज में ये जो आप प्रतिरोध देख रहे हैं ये सीरीज में जुड़ा है और दो फेजों के साथ जो 2 फेज और 3 फेज के साथ जुड़ी है। ठीक है। अब जो लोहे की शक्ति है उससे संकेतक जुड़ा होता है, पॉइंटर है वो इस शक्ति से जुड़ा होता है और वो पैमाने पर अपना मान दर्शा देता है। अब तीनों कॉइल्स के द्वारा घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जब स्थिर कॉइल को प्रभावित करते हैं तो उससे क्या होगा कि स्थिर कॉइल के मध्य पर आलेपित लोहे की पत्ती और उससे जुड़ा संकेतक भी अपनी दिशा में प्रेक्षण करने लगेगा। संकेतक का घुमाव फेज कोण के तुल्य होगा। ठीक है। अब इस यंत्र की खास बात यह है कि यह यंत्र मजबूत और सरल होता है और इसकी सभी कॉइलें स्थिर प्रकृति वाली होती है। अब देखो आगे है कला अनुक्रम सूचक यंत्र। ठीक है। इसे फेज सीक्वेंस इंडिकेटर डिवाइस भी बोलते हैं और इस डिवाइस का काम ये होता है कि जब हम 3 फेज अल्टरनेटर या मोटर को संचालित करते हैं तो उसका फेज सीक्वेंस हमें पता होना जरूरी है। अगर मोटर की दिशा अगर उल्टी है तो उसको फेज सीक्वेंस सही करके उसकी सही दिशा डायरेक्शन में हम उसको संयोजित करना पड़ता है। अब देखिए ऐसा होता है फेज सीक्वेंस डिवाइस। देखिए इसमें क्या होता है, एक स्टार संयोजित 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। ये इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए दो चक्तियां लगी होती है, एक ये है और एक ये। कई कई में एक होती है, कई कई में दो होती है। दोनों काम वैसे लगभग सेम वही है। अब देखिए जब फेज सीक्वेंस सही होगा तो फेज चक्ति पे एक एरो का निशान होता है और एरो का निशान क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका मतलब होगा कि फेज सीक्वेंस है वो सही है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मतलब फेज सीक्वेंस गलत है। तो इसलिए क्या है कि इन्हीं दो फेजों को आपस में चेंज करके फेज सीक्वेंस को सही किया जाता है। ठीक है। ये काम होता है फेज सीक्वेंस मीटर का। देखिए अगला डिवाइस है अधिकतम आवश्यकता केवी सूचक यंत्र, यानी कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेशन डिवाइस। देखिए जब कभी भी हम कहीं पर विद्युत की स्थापना करते हैं तो वहां खपत कितनी होगी इसको दर्शाने के लिए, कितनी खपत की केवी खपत की आवश्यकता है उसको दर्शाने के लिए हमें इस डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ये लगभग 30 मिनट के अंतराल पर अपनी केवी की आवश्यकता है वो दर्शाता है। ये देखिए ये इसकी संरचना है, इसका डायग्राम है। इसमें क्या होते हैं कि इसमें दो द्विधातु पत्तियों से बनी हुई दो कॉइल्स होती है, स्प्रिंग्स बोल सकते हैं, वो स्प्रिंग्स होती है और ये दोनों आपस में कपल की होती है। पहली को बोलते हैं कंपेनसेटिंग कॉइल। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है कंपेनसेटिंग कॉइल। नीचे वाली है एक्चुएटिंग कॉइल। एक्चुएटिंग कॉइल के नीचे एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है नाइक्रोम से बना हुआ, जिसको विद्युत धारा के समांतर में संयोजित किया जाता है। लगभग 30 मिनट के बाद ये अपना मान दर्शाता है। जब हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तो इसकी ऊष्मा एक्चुएटिंग कॉइल को प्राप्त होती है। ये गर्म होने से ये सिकुड़ने लगती है। अब ये दोनों आपस में कपल की हुई है तो क्या होगा कि सिकुड़ने से उत्पन्न यांत्रिक शक्ति कंपेनसेटिंग कॉइल को भी मिलेगी। अब जब ये कंपेनसेटिंग कॉइल भी सिकुड़ने लगेगी तो इस पर लगे दोनों जो सूचक है ये दोनों भी मूव करेंगे। अब इसमें पहला जो सूचक है ये वर्तमान में कितनी केवीए प्राप्त हो रही है उसको दर्शाएगा और दूसरा जो है ये वाला
ये दर्शाएगा कि मैक्सिमम डिमांड यानी कि अधिकतम आवश्यकता कितनी है। ये जितनी भी केवी खपत दर्शाता है उससे 25 से 30% अधिक रखी जाती है, इसका मान अधिक रखा जाता है। ये विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अर्थ टेस्टर। देखिए, जब हम कभी विद्युत की स्थापना करते हैं तो हाँ, वहाँ पे जो सुरक्षा के तौर पे हम अर्थिंग भी करते हैं। ठीक है। अब अर्थिंग में हमेशा प्रतिरोध का मान हमेशा न्यूनतम रहना चाहिए, तो उस प्रतिरोध को मापने के लिए हम अर्थ टेस्ट का उपयोग करते हैं। देखिए, ये ऐसा होता है अर्थ टेस्टर, ये यांत्रिक अर्थ टेस्टर है, जो आजकल डिजिटल भी है, मिलते हैं, ये एनालॉग टाइप है। ठीक है। इसको अर्थ टेस्टर को मेगर भी कहते हैं, क्योंकि प्रतिरोध माप रहे हैं, मेगा ओम में होता है, तो इसको मेगर भी बोलते हैं। अब देखिए, इसकी अंदर की संरचना को समझते हैं। ऐसी होती है इसकी अंदर की संरचना। इसमें एक डीसी जनरेटर लगा होता है, जो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये है डीसी जनरेटर। इसका काम होता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, स्थायी मान का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसके बाद इसकी जो शाफ्ट है स्विच की, यहाँ पर रोटरी धारा रिवर्सल लगा होता है। ठीक है। ये यहाँ पे ये क्या करता है कि अगर, क्योंकि इसको हाथ से घुमाया जाता है, हाथ से अब गति नियत नहीं रहती है, अब विद्युत वाहक बल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उस विद्युत वाहक बल को एक नियत मान का बनाए रखने का काम ये करंट रिवर्सल करता है। अब इसके बाद होते हैं सिंक्रोनस रेक्टिफायर। ये यहाँ पर सिंक्रोनस रेक्टिफायर लगे हुए। ये क्या करते हैं, ये इस जनरेटर के द्वारा उत्पन्न डीसी को एसी में बदलते हैं। ठीक है। जो सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर है, ये डीसी को एसी में बदलते हैं। बाकी रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलते हैं, ये उल्टा करते हैं। ठीक है। अब इसको डीसी से एसी में क्यों बदला जाता है, क्योंकि जब हम अर्थ की टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे हमें एसी की धारा की आवश्यकता होगी। अगर हम डीसी का काम लेंगे तो क्या होगा, वहां पर जो विद्युत अपघट्य है का सिद्धांत है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सिद्धांत है, वो पृथ्वी के अंदर पैदा हो जाएगा और हम मान सही नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब भी अर्थिंग, जो डीसी लाइनें होती हैं उनके लिए अर्थिंग नहीं की जाती है, केवल एसी प्रकार की जो हम विद्युत की स्थापना करते हैं वहां पर ही अर्थिंग काम में ली जाती है। तो इसलिए हम जब इस नोब्स को हमें एसी देने की जरूरत पड़ेगी तो इसको हम सिंक्रोनस रोटरी रेक्टिफायर से इसको एसी में बदल लेंगे। अब जो इसका ओम मीटर है, ये इसको हमें डीसी देनी पड़ती है, तो इसको डायरेक्ट हम डीसी दे देते हैं। यहाँ से ये आप जो देख रहे हैं, इसको डीसी दे दी जाती है, क्योंकि ये डीसी पर ये जो मूविंग मैग्नेट टाइप का है, तो इसको इसलिए डीसी चाहिए, ये डीसी पर कार्य करता है। अब देखो, इसमें 3 नोब्स होती है। E1 इसको मेन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दूसरी होती है P, इसको सहायक, और तीसरी होती है C। अब इन तीनों इलेक्ट्रोड्स को कुछ दूरी पर स्थापित कर दिया जाता है। इस मेन इलेक्ट्रोड से इस P वाली को लगभग 12.5 मीटर की दूरी पर, और C की छड़ को लगभग 25 मीटर की दूरी पर स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद इस जनरेटर के हैंडल को घुमाया जाता है और विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है। तो ऐसा लगभग 3 से 4 बार किया जाता है। अब इसका जो एवरेज वैल्यू आती है उसको जो भूमि का प्रतिरोध मान लिया जाता है, लगभग 3 से 4 बार। ये इसमें आप इस ओमीटर में भी देखिए, इसमें 2 कॉइल होती है, एक करंट कॉइल होती है और एक प्रेशर कॉइल। ये आप देख रहे हैं, ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत संयोजित होती है। ठीक है। और इस जो करंट कॉइल है, ये वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर इसमें प्रतिरोध माप लिया जाता है, और ये जो प्रेशर कॉइल है ये समांतर में संयोजित होती है, और समांतर में मिलने वाले जो विद्युत वाहक बल है उसके जो धारा है उसके सिद्धांत पर प्रतिरोध का मापन कर लिया जाता है। आपको पता है V बटा I बराबर R होता है, R बराबर V बटा I होता है। तो
इसी फॉर्मूले या इसी सिद्धांत का उपयोग इस अर्थ टेस्टर में किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे है टेकोमीटर। तो टेकोमीटर आप सभी लोगों ने देखा है, आप बाइक यूज करते हैं, बाइक में जो आपकी बाइक की स्पीड दर्शाता है वो होता है टेकोमीटर। और जो आपकी बाइक में ये दर्शाता है कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर तक चल चुकी है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। आप ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आप लगभग देखते हैं तो रोज देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए टेकोमीटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यांत्रिक टेकोमीटर और दूसरा होता है विद्युत टेकोमीटर। जो आपकी आमतौर पर बाइक में लगा होता है वो होता है यांत्रिक टेकोमीटर। यांत्रिक टेकोमीटर में क्या होता है कि जो टेकोमीटर है वो एक व्हील गियर या एक पिनियन के साथ जुड़ा होता है। जब व्हील घूमता है तो उसके साथ साथ उसकी घूर्णन गति है जो पिनियन के माध्यम से मीटर तक स्थानांतरित होती रहती है, और उससे उससे क्या है कि यांत्रिक शक्ति घूमती रहती है, और जो इसमें गियर्स लगे होते हैं तो उसके माध्यम से ये भी घूमता रहता है और उसमें ये अपनी मान को दर्शाता रहता है। ये मान आरपीएम में दर्शाता है। आरपीएम का पूरा नाम होता है राउंड पर मिनट। ठीक है, अब अगला है वैद्युतिक टेकोमीटर। देखिए वैद्युतिक टाइप जो टेकोमीटर होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जिस प्रकार विद्युत दो प्रकार की होती है, एसी प्रकार की और डीसी प्रकार की, तो उसी आधार पर एसी पर काम करने वाला टेकोमीटर और डीसी पर काम करने वाला टेकोमीटर दो प्रकार के होते हैं। देखिए बेसिकली जनरेटर होता है और जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज को ही पैमाने पर एक आरपीएम के रूप में दर्शा दिया जाता है। ये जनरेटर है, ये इसके पोल्स है, और इस आर्मेचर द्वारा जो उत्पन्न जो वोल्टेज होगा उसको इस मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर के माध्यम से इसको एक आरपीएम में दर्शा दिया जाता है। अब बात आती है एसी प्रकार के टेकोमीटर की। देखिए एसी प्रकार के टेकोमीटर में अब उससे प्राप्त एसी को ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ये यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर परिपथ है, इसके द्वारा इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर वही प्रोसेस जिस प्रकार इसको मूविंग कॉइल वोल्टमीटर से मापा जा रहा था उसको माप दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज और किया जाता है, इसमें एक समांतर में कैपेसिटर जोड़ा जाता है। ये फिल्टर परिपथ का कार्य करता है कैपेसिटर, क्यों कि जो रेक्टिफायर है उससे प्राप्त डीसी प्योर डीसी नहीं होती है, पल्सेटिंग टाइप होती है। तो उस पल्स को खत्म करने के लिए ये क्या है, समांतर में एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है जो फिल्टर का कार्य करता है। देखिए आज की क्लास में बस इतना ही था, और ट्यूशंस हम एक अलग क्लास करेंगे, उसमें सिर्फ जो मीटर्स है, वैद्युतीय माप यंत्र है, उनके सभी क्वेश्चन कवर करेंगे कल की क्लास में। और आज की क्लास में इतना ही था, लगभग हमने सारे मीटर कवर किए हैं। अगर आपको किसी प्रकार का इनमें संदेह डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब टेक्निकल एक्सप्रेस की तरफ से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। देखिए हम यहाँ पर एक अच्छी क्लासें रोज लेकर आते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहती है, आपकी तैयारी में बहुत आपका सहयोग करती है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फायदेमंद रहेगा, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।